सब्सक्राइब कीजिए जीएस फोरम विद वीके मिश्रा चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दबाइए बेल आइकॉन। जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं जीएस फोरम और भारतीय संविधान की इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले एक नज़र डाल ली जाए कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है, मतलब कि इसकी पूरी डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कथन या वक्तव्य कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रस्तावना कहाँ से प्रभावित है। फिर इसके बाद जो चौथा पॉइंट होगा, प्रस्तावना में संशोधन की बात, और संशोधन के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्दावलियां हैं इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो ये कुल आपको 5 पॉइंट हैं। इन्हीं 5 पॉइंट के आधार पर आपको पूरे संविधान की जो प्रस्तावना है इसका हम लोगों को अध्ययन करना है। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो देश की प्रस्तावना क्या है। तो इसका मतलब है मित्रों कि अगर किसी भी देश की जो प्रस्तावना होती है, मतलब कि वहाँ के संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना बताई जाती है उसी के अंतर्गत संविधान के जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सारे प्रोविज़न उस प्रस्तावना के अंतर्गत निहित कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार है, या यूं कह सकते हैं कि संविधान का संक्षिप्त रूप है। माने कि संविधान के अंतर्गत जितने लगभग, अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और उसके बाद जो कुल इसमें 22 भाग हैं, इन सब का सार कहाँ पर निहित होगा? देश की प्रस्तावना के अंतर्गत। थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आर्टिकल्स की बात है, एक तो बात करते हैं हम लोग मूल संविधान में और एक हम लोग बात करते हैं वर्तमान में। तो अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स, और अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो कुल 22 पार्ट थे। अगर शेड्यूल की बात करें तो कुल इसमें 8 शेड्यूल बताए गए थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखें या गणना की दृष्टि से तो ये 395 465 के आसपास में, ये 22 भाग कुल 25 पार्ट्स में हो गया है, और शेड्यूल की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से जो इतना सारा ये मैटर दिया गया, इन सारे मैटर्स को कहाँ पर रखा गया? देश के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। मतलब ये बात अब कंफर्म हो गई कि जितनी बातें संविधान में हैं वो सारी बातें कहाँ पर निहित हैं? देश की संविधान की प्रस्तावना में ही ये अंतर्निहित मान लिया गया। और ये कहा गया, जैसे कि अगर हम लोग विचारकों में बात करें तो आप जानते हैं कि एक विचारक हैं एन पालकीवाला। तो एन पालकीवाला ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है इसको क्या कहा था इन्होंने? संविधान का परिचय पत्र कहा कि ये संविधान का परिचय पत्र है। और अगर हम लोग कामथ की बात करें, ये भी एक विचारक हैं, कामथ की बात करें तो कामत ने कहा था
कि ये बेशकीमती अंग है, बेशकीमती अंग है। और अगर हम लोग फिर के एम मुंशी की बात करें तो के एम मुंशी ने क्या कहा था कि ये जन्म कुंडली या जन्मपत्री है। अब आपके एग्ज़ाम में जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा हम किसको कहते हैं, तो संविधान की आत्मा हम किसको कहते हैं, प्रस्तावना को ही कहते हैं। मतलब कि जैसे एन पालकी वाला ने कह दिया कि परिचय पत्र है, कामत ने कह दिया बेशकीमती अंग है, और के एम मुंशी ने कह दिया कि जन्म कुंडली है। इसके अलावा जितने भी विचारक या विद्वान आपको मिलेंगे उन सारे लोगों का मानना था कि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। लेकिन यहाँ पर जो एक अलग चीज़ें आपके सामने आती हैं वो होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या माना था, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को कहा कि प्रस्तावना नहीं है संविधान की आत्मा, बल्कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई, वही हमारे देश के संविधान की आत्मा होगी। एक इन्होंने और वक्तव्य दिया था, एक कथन दिया था, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है आत्मा नहीं है तो क्या है, पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो आत्मा नहीं है लेकिन क्या है, पवित्र दस्तावेज। अब अगर हम लोग थोड़ा सा न्यायपालिका की तरफ बढ़ें तो पवित्र दस्तावेज के बाद एक फैक्ट आप और ध्यान में रखिए कि 1960 में जब बेरुबारी का वाद आया था तो बेरुबारी के वाद में न्यायपालिका ने क्या कहा था कि ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब कि अगर कहीं पर भी संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण करने वाले लोगों के लिए अगर किसी बात पर कहीं समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए जिस चाबी का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा गया है, प्रस्तावना। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को खोलने वाली कुंजी किसको कहते हैं, तो वो भी क्या होगा, प्रस्तावना को। न्यायपालिका ने भी क्या माना, महत्वपूर्ण भाग माना लेकिन अंग नहीं माना। पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर ने आत्मा किसको माना था, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उसके बाद प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। परिचय पत्र किसने कहा था, एन पालकी वाला ने कहा था। बेशकीमती अंग किसने कहा था, कामत ने कहा था। जन्म कुंडली किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था। तो अब इतनी बातें जो हैं आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। मैं 10-15 सेकंड के लिए बोर्ड से हटूंगा तो पूरा आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब नोट कर लिए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। और अब देखा जाए कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना को शामिल किया गया ये वास्तव में किसने लाया था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन सबसे पहली बार इसकी बात किया है।
तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। संविधान में जो प्रस्तावना की बात हम लोग करते हैं, आप जानते हैं कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने के कारण ही हमारे देश का संविधान कैसा है, एक लिखित संविधान है। तो संविधान सभा में संविधान सभा का गठन किया गया और इसी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि संविधान हमारा कैसा हो, संविधान का हमारे क्या उद्देश्य हो, किन मुद्दों को हम विशेष रूप से संविधान में अपने समाहित करें, तो वो सारा उद्देश्य प्रस्ताव में निहित था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और फिर इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और फिर उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति के द्वारा इसको क्या किया गया, वैसे ही स्वीकार कर लिया गया और इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया। थोड़े बहुत संशोधन के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद इसे ही क्या मान लिया गया, जो वर्तमान की हमारी प्रस्तावना है, वर्तमान की प्रस्तावना। अब इसके बाद हम लोगों को जो अगला पॉइंट है हम लोगों को पढ़ने के लिए, वो है कि कहाँ से ये प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर आपको, चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में आपको अक्सर यहाँ से सवाल बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान देनी है। एक आपको देना है अमेरिका के संदर्भ में और दूसरा आपको देना है ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। तो यहाँ से दो बातों को लिया गया। अगर हम लोग पूरी प्रस्तावना की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और अगर हम लोग प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब जैसे कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोग शब्द से इसका प्रारंभ होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक उसी तरह से अमेरिका में क्या था कि हम अमेरिका के लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रस्तावना को हमने स्वीकार कहाँ से किया है, या अपने यहाँ प्रस्तावना को प्रभावित कहाँ से माना जाता है, तो वो आप लगाएंगे अमेरिका के संविधान से ये प्रभावित है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और डीपली ध्यान देने की ज़रूरत है कि और किसका प्रभाव पड़ा था। ये तो मान लीजिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हो गया। तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इस पर भी प्रभाव पड़ा है। और जो आप ये हम शब्द देख रहे हैं, वी वर्ड, ये रूसो के द्वारा दिया गया, रूसो के विचारों से प्रभावित हैं। इस तरह से अब थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा,
हम शब्द पर किसका प्रभाव पड़ा है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जो कि प्रभावित थी किससे? रूसो के विचारों से। तो यहाँ पर आप ये देख लिए कि प्रस्तावना आया कहाँ से और प्रस्तावना पर प्रभाव कैसे पड़ा है, किस देशों से इसको लिया गया है। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। फिर से मैं हट रहा हूँ। हटने का मित्रों मेरे मतलब सिर्फ इतना है कि एक बार में जब मैं हट जाता हूँ तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करिए, और पॉज करने के बाद उसको पूरा जो मैं ये ड्राफ्टिंग बना रहा हूँ इसको आप बना लिया करिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे चला करेंगे। तो इसको बना लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या इसमें हम संशोधन कर सकते हैं या संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को इसमें संशोधन करना होगा तो हमको कहाँ चलना होगा? सबसे पहले हमको चलना होगा सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका। तो संशोधन की बात हम लोग कहाँ से लेकर आए थे? दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था है उसको हमने कहाँ से एडॉप्ट किया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया तो संविधान में कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान ये दीजिएगा कि किसी भी भाग में का मतलब हमें संशोधन किस में करना है? प्रस्तावना में। और किसी भी भाग का मतलब क्या हो गया कि अगर प्रस्तावना भाग है तब तो संशोधन होगा, और अगर भाग अगर नहीं है, मान लिया कि नहीं है, तो क्या होगा? संशोधन भी इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 368 क्या कह रहा है कि संविधान के किसी भी भाग में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। मतलब शर्त ये हो गई कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तब तो संशोधन होगा, और अगर भाग नहीं है तो संशोधन इसमें नहीं हो पाएगा। अब क्या करना होगा? अब ये मुद्दा लेकर के हम चलेंगे न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में आपको दो महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दे देखने को मिलते हैं। 1960 में बेरुबारी का वाद आया था, और इस बेरुबारी के बाद में माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर भाग नहीं है तो संशोधन, बोलिए, तो संशोधन नहीं होगा। फिर क्या हुआ? एक मुकदमा और आया। कब आया वो? 1973 में। इसका नाम क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में डिसीजन क्या दिया माननीय न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब भाग है तो ये तो कंफर्म हो गया फिर कि संशोधन किया जा सकता है। संशोधन इसमें किया जा सकता है, लेकिन क्या मूल ढांचे में आप संशोधन
नहीं कर सकते। मतलब कि संविधान का औचित्य जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर टिका है, आपको संशोधन करने का अधिकार उसमें नहीं दिया जाएगा। आप जहां मन करे संशोधन कर लीजिए, लेकिन संविधान जिस पर टिका है उन मुद्दों पर आप संशोधन नहीं करेंगे। तब सरकार ने इसमें पूछा था कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको हम मान लें कि ये संविधान का मूल ढांचा है। तो संविधान की मूल ढांचे की बात जहां तक की गई, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ, आगे आप इसको एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, उसके बाद स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, बंधुता, देश की एकता, अखंडता, ये सारा कुछ क्या है? मूल ढांचा है। और क्या है? ये भी न्यायपालिका समय समय पर बताएगा, इसको भी मूल ढांचे के अंतर्गत मान लिया गया। अब इसका जो ये डिसीजन हुआ, इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा आगे आप देखिए, बना लीजिए पहले। आइए अब देखते हैं कि जो माननीय न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि अब आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन करने की जब छूट मिली तो सरकार ने इसमें, संसद ने इसमें किस तरह से संशोधन किया है, आइए अब उसको देख लिया जाए। तो संशोधन के बाद आप जानते हैं कि इसमें कुल 3 शब्दों को जोड़ा गया था। संशोधन के बाद इसका जो परिणाम निकला, तो संशोधन के बाद कुल कितने शब्द? 3 शब्द। कौन कौन से? बहुत क्लियर समझिएगा, बहुत टेंशन नहीं लेना है। कौन कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और क्या? अखंडता। ये अमेंडमेंट किया कब गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि इन शब्दों को लागू कब कब किया गया था, तो इसको 2 जनवरी 1977 को पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन दोनों शब्दों को 3 जनवरी 1977 को लागू कर दिया गया था। मतलब कि संशोधन के बाद समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पर वर्ड की जो संख्या है वो केवल 3 है, 1 2 3। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। तो मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें यही 3 शब्द नहीं होंगे, क्योंकि इनको बाद में संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में इसको बाद में जोड़ा गया था, ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से शब्द इसमें हैं और इनका अर्थ क्या होता है अलग अलग। वैसे नोट्स तो आपके पास होंगे ही, तो उस नोट्स के ज़रिए चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। नोट्स को भी मैंने बहुत डिटेल्स में लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि समझने में कहीं समस्या आएगी, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ तो प्रस्तावना को आप याद कर लीजिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कम से कम इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। यही आपसे क्रम पूछा जाता है। पहला है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द का मतलब क्या हो गया कि जो शासन सत्ता है वो किस में निहित होगी? जनता में निहित होगी। बहुत मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट से पढ़ लीजिएगा। समाजवाद का मतलब क्या हो गया कि किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा, यही क्या हो जाएगा? समाजवाद। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? मतलब
कि राज्य का कोई अपना सरकारी धर्म नहीं होगा और राज्य जो भी व्यक्ति चाहे अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का अनुकरण कर सकता है। राज्य न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। यही क्या होगा? पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र को आप जानते ही हैं, वास्तविकता क्या है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी गई है बस इतना ही समझिएगा। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन हो रहा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा, मतलब कि सब कुछ क्या है? जनता है। अब इसकी अगर आप वास्तविकता थोड़ा सा देखें तो जब भी आप कहीं अपने घर पे, गांव में, जहां भी रह रहे हों, आप वोट करने जाते हैं और जब रास्ते में आप वोट करने जा रहे होते हैं तब जो कैंडिडेट्स होते हैं या उनके समर्थक होते हैं आपसे पूरा बाकायदा हाल चाल, चाय पानी सब पूछते हैं। लेकिन आप बूथ से वापस लौटने लगिए तब कोई आपसे ये भी नहीं पूछता है कि हाँ, आपको पहचानेंगे नहीं, कहेंगे वोट पड़ गई और आपने बता दिया कि हाँ ठीक है चलिए फिर निकलिए, अपना काम धाम करिए घर का। तो वास्तविकता पर आप ध्यान मत दीजिएगा, केवल ये सिद्धांत के रूप में है। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। यहाँ पर फिर अगला जो शब्द है वो गणतंत्र महत्वपूर्ण है। तो गणतंत्र शब्द को आप जान लीजिए कि गणतंत्र का मतलब है कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा। देश का सर्वोच्च नागरिक का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होगा। तो राष्ट्रपति कैसे होगा कि ये वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तब कैसे होगा? निर्वाचित होगा। वो भी कैसे? चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन होना क्या चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। उसके बाद गणतंत्र के बाद जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जैसे हम लोग यहाँ की अगर बात करें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, तो इन सब का प्रोविज़न आपको कहाँ मिल जाएगा? फंडामेंटल राइट में। सामाजिक की बात करें, आर्थिक की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। फिर उसके बाद अगर हम लोग न्याय की बात करें, समानता की बात करें, तो ये सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे? फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। मतलब आप यहाँ से थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए कि प्रस्तावना में जितनी भी बातें थी वो सारी बातें आपको संविधान में, पूरे संविधान में कहीं न कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो यहाँ तक ये बातें आज हम लोग प्रस्तावना में पढ़े हैं और नोट्स आपके पास उपलब्ध होगा। जिसके पास भी नोट्स नहीं है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नोट्स का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ से और फिर वीडियो को देख लीजिएगा कैसे वहाँ से पढ़ना है, कैसे इन चीज़ों को तैयार। देखिए, पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप पढ़िए कम, दिन में 1 ही मिनट पढ़िए, 1 ही घंटे पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना आप तैयार करिए। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं तैयारी आपकी जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। इसमें जैसे चूंकि उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा में जो पीसीएस का है उसमें चेंज हो गया है, अब आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको सवाल बन सकता है, मैं आपको सवाल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसकी आप 1 बार 2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लिखिएगा, तो हो सके तो आप मुझे दिखा भी सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पर ये बन जाएगा कि प्रस्तावना के आधार पर संविधान की विशेषता बताएं। दूसरा सवाल बनेगा प्रस्तावना में संशोधन पर प्रकाश डालिए। उसके बाद गणतंत्र क्या है,
ये 3 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें से गणतंत्र को आप 20 वर्ड्स में लिखिए। प्रस्तावना में संशोधन की बात है अगर, तो इसको आप 50 से लेकर के 100 शब्दों में लिख सकते हैं। और ये वाला सवाल आपका फुल बनेगा, जिसमें 150 या 200 वर्ड में आपको लिखना है। और एक आप ये चीज़ समझ लीजिए कि लिखने के साथ साथ आप थोड़ी सी अपनी स्पीड मेंटेन करिए, राइटिंग आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से इस पर मुख्य परीक्षा के लिए आपको इतने सवाल बन सकते हैं। इसको आप लिख करके एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रस्तावना पर अभी थोड़ी देर के बाद, यानी या कि आज अगर हो जाएगा ठीक है, नहीं तो कल आपको इस पर 15-20 सवाल का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा। उस पर आप देख लीजिएगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो उससे एक आपको आइडिया मिलेगा सवालों का नेचर कैसे हो सकता है, इतने में से आप सवालों को कैसे करेंगे, ये सारी बातें उस टेस्ट में रहेंगी। तो जैसा भी आपको लग रहा हो, वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं, चूँकि ये सारी श्रृंखला आगे चलनी है। और उसके बाद चूँकि आपका जो ये थोड़ा सा प्यार मिल जाता है, तो इससे हमें भी क्या होता है, एक ऊर्जा मिलती है। जैसे बीच में आपके लाइक वगैरह सब कुछ नहीं मिल रहे थे, तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये है कि अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, सुधार की जो गुंजाइश है उसको आप मुझे बताते रहेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल आपको फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।